नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी वर्कशीट नंबर 12 में सत्ता में साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। आज की वर्कशीट कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित है। आज की वर्कशीट सामाजिक विज्ञान के ही एक भाग लोकतांत्रिक राजनीति नामक पुस्तक के अध्याय से जुड़ी हुई है। तो यह अध्याय हमारे सीबीएसई के पाठ्यक्रम में भी जुड़ा हुआ है और सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग यह परीक्षा में अवश्य ही आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी की जब बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है या सत्ता में साझेदारी क्या है। सत्ता में साझेदारी का अर्थ है कि शासन में शक्तियों का बंटवारा या हिस्सेदारी भी हम कह सकते हैं। यह सत्ता में साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और प्रत्येक समुदाय भागीदार होता हो या भागीदार होता है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है और वह शासन में भागीदार होता है। सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके द्वारा शासन व्यवस्था में जो टकराव की स्थिति देखने को मिलती है वो नहीं हो पाती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। शासन के बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं। यानी संसार में अधिकांश जो समाज अधिकांश देश जो हैं, सभी देशों में जातिगत आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी भी देश में एक जाति, रंग, भाषा के लोग नहीं हो सकते। अर्थात कई जाति, रंग, भाषा के आधार पर समाज बटा हुआ है। इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम के उदाहरण की सहायता लेंगे। तो इस अध्याय में ये दिखाया गया है कि सत्ता की साझेदारी के लिए समाज जाति, रंग, भाषा के आधार पर जो समाज बटा हुआ है उसमें सभी जाति, रंग, भाषा के लोगों को समाज में समान सम्मान मिलना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम इस अध्याय में बेल्जियम का एक उदाहरण दिया गया है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, यानी भारत के हरियाणा राज्य के समान है इसका जो भूभाग है, और इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। हमारे हरियाणा की आबादी 2011 के अनुसार 2.5 करोड़ के लगभग थी, अर्थात उसकी आधी आबादी बेल्जियम की है। इस छोटे से देश के समाज में जातीय बनावट बहुत ही जटिल है। यानी यहाँ भी विभिन्न जाति, भाषा के लोग रहा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ की 59% आबादी फ्लैमिश क्षेत्र है। यानी फ्लैमिश एक कोई एरिया है या राज्य भी हम कह सकते हैं। क्षेत्र 59% आबादी फ्लैमिश क्षेत्र में रहती है और जो डच भाषा बोलती है, यानी वहाँ के लोग डच भाषा बोलते हैं। और लगभग 40% आबादी वैलोनियाई क्षेत्र, यानी वैलोनियाई कोई क्षेत्र एरिया है में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। यानी बेल्जियम का जो एक बड़ा
हिस्सा है, यानी मतलब बेल्जियम में 59% आबादी डच भाषा के लोगों की है और 40% भाषा बोलने वाले फ्रेंच लोग हैं, रहा करते हैं। और आगे है राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी यानी फ्रेंच भाषी हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहाँ पर 80% आबादी फ्रेंच भाषा के लोग रहते हैं, जबकि 20% भाषा डच भाषी लोग रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ है यह है कि पूरे बेल्जियम को देखा जाए तो वहाँ पर 59% आबादी जो है डच लोगों की है, यानी जो डच हैं वो बहुसंख्यक हैं, और 40% फ्रेंच भाषी लोग हैं, यानी पूरे बेल्जियम की बात करें। जबकि ब्रुसेल्स की जो की स्थिति को देखा जाए तो वो पूरी उल्टी है, यानी वहाँ ब्रुसेल्स जो राजधानी है उसमें 80% लोग फ्रेंच भाषा के हैं, और जबकि पूरे देश में जो डच भाषी हैं वो ज़्यादा हैं, और ब्रुसेल्स में डच भाषी लोग केवल 20% हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं और ताकतवर रहे हैं, यानी इसका अर्थ यह है कि बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं और समाज में एक समृद्ध लोग हैं और ताकतवर भी रहे हैं। और आगे बात करते हैं, बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग इस स्थिति से डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी है, यानी जो डच भाषी लोग बहुसंख्यक होने के बावजूद भी वो फ्रेंच भाषी लोगों की तरह समृद्ध नहीं हो पाए और आगे नहीं बढ़ पाए। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि डच भाषी लोगों का जो हक है वो फ्रेंच भाषी लोगों ने मार लिया, ऐसा डच भाषी लोगों को लगता है। जबकि डच भाषी लोग वहाँ पर बहुसंख्यक हैं और पूरे देश में, और फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक हैं, उसके बावजूद भी फ्रेंच भाषी लोगों ने उनका हक मार लिया, यानी वे सत्ता में नौकरियों में ज़्यादातर उनकी भागीदारी ले, पढ़े लिखे ज़्यादा वो रहे, आर्थिक डेवलपमेंट उनका ज़्यादा हुआ, फ्रेंच भाषी लोगों का शिक्षा उन्हें ही मिलती रही। तो ऐसा डच भाषी लोगों को लगता है, जिसके कारण यानी इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में, यानी 50 से लेकर 1960 के दशक में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूहों में के बीच एक तनाव बढ़ने लगा, एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी, क्योंकि डच भाषी लोगों को भी फ्रेंच भाषी लोगों से आगे बढ़ना था। तो इसको लेकर बेल्जियम में तनाव की स्थिति देखने को मिली, क्योंकि डच भाषी लोग बहुसंख्यक थे, राजनीतिक तौर पर भी सत्ता में उनका ज़्यादा दबदबा था, क्योंकि फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक थे। इसके बावजूद भी डच भाषी लोग कई अधिकारों से वंचित रहे, यानी जो हक है उनका वो मारा गया। आगे बढ़ते हैं। डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक मैप दिखाया हुआ है, चलिए मैं इसे एक अन्य मैप से भी दिखा सकता हूँ आपको। जैसा कि ये एक मैप दिखाया गया है जो कि बेल्जियम का है, आप देख सकते हैं कि इस एरिया में फ्लेमिश एरिया है, जहाँ पर डच भाषी लोग रहते हैं, और वेलोनिया ये एरिया यह है, यहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं। जबकि राजधानी का ये दिखाया हुआ है, राजधानी ब्रुसेल्स ये है, और शेष जर्मन भाषी लोग हैं, अर्थात 1% लोग जर्मनी भाषा बोलते हैं बेल्जियम में, और 59% भाषा डच भाषी लोग बोलते हैं,
हाँ, 59% भाषी लोग जो हैं वो डच बोलते हैं। तो आपने ये देखा कि डच भाषी क्षेत्र लोगों का एरिया यह है और फ्रेंच भाषी लोगों का ये है, और शेष 1% लोग जर्मनी भाषा बोलते हैं। चलिए, तो हमने इस मैप के माध्यम से समझा। नेक्स्ट वर्कशीट की ओर चलते हैं और देखते हैं। तो ये एक बेल्जियम का मैप दिखाया गया है, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे दिखाया। तो बेल्जियम जो देश है वो एक छोटा सा देश है जो कई देशों से घिरा हुआ है, जैसे नीदरलैंड है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है और इधर फ्रांस है, और इस तरह ये कई देशों से घिरा हुआ है। और ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, जो कि बीचों बीच में दिखाया गया है। तो एक डायग्राम भी दिखाया गया है, इसमें 59% डच भाषी लोग हैं और 40% फ्रेंच भाषी और 1% जर्मनी के, और इसे पाई चार्ट के माध्यम से भी दिखाया है। और ब्रुसेल्स में इसकी स्थिति ठीक उल्टी है, यानी 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषी हैं और 20% लोग डच भाषी हैं। तो इसे इसके माध्यम से दिखाया है। तो आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम में इस समस्या का समाधान करने के लिए 1970 से लेकर 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए, सिर्फ इसलिए कि ताकि देश में किसी को भी बेगानेपन का एहसास ना हो कि उनके साथ गलत हो रहा है, और सभी मिलजुल कर रहें। संविधान में 4 बार संशोधन यानी अमेंडमेंट किए गए, ताकि सभी जो जाति समुदाय के लोग हैं, जो भाषा के लोग हैं, उन्हें समान हक और अधिकार मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम में आगे क्या क्या कदम उठाए गए टकरावों को रोकने के लिए। पहला तो यह है कि केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वहाँ की बेल्जियम की, उसमें दोनों ही भाषा के लोग, फ्रेंच भाषी और डच भाषी, दोनों की मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई। दूसरा क्या करा गया, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दी गई, यानी वैलोनियाई क्षेत्र जो है, और इसके अलावा और दूसरा फ्लेमिश क्षेत्र, यानी 2 स्टेट हम एक तरह से कह सकते हैं। वहाँ पर अलग अलग इलाकों की सरकार जो थी, उन्हें 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई, यानी शक्तियाँ जो हैं अनेक प्रकार की, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ दोनों क्षेत्रों में। तीसरा क्या करा इन्होंने, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, यानी केंद्र सरकार के अलावा ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है, और इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी दोनों भाषी जो समुदाय के लोग हैं उन्हें राजधानी में भी समान प्रतिनिधित्व दिया गया। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया। चौथी बात क्या थी, टकराव को रोकने के लिए सामुदायिक सरकार का गठन किया गया, यानी प्रत्येक भाषा के लोग अपनी सरकार बनाएंगे। जैसे डच भाषी लोग अपने डच भाषी लोगों की सरकार बनाएंगे, फ्रेंच भाषी लोग अपने फ्रेंच लोगों की ही सरकार बनाएंगे, और जर्मनी भाषी वाले के लिए भी एक अलग कहा गया कि अपनी सरकार वो बना सकते हैं, यानी उन्हें ही अपनी भाषा की सरकार, लोगों के द्वारा अपनी ही सरकार चुनने का अधिकार मिल गया। तो इस तरह और देशों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बेल्जियम में ऐसा किया गया ताकि जो समुदाय हैं उनके बीच टकराव ना हो। तो इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी भी अधिकार दिए गए। तो ये वर्कशीट में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा। आगे हम क्वेश्चनों की ओर यानी प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किन प्रश्नों को पूछा गया। पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग बहुसंख्या में हैं, यानी किस भाषा के लोग ज़्यादा संख्या में हैं।
बहुसंख्यक का मतलब होता है जो अपनी संख्या में अधिक हों, और अल्पसंख्यक में वे लोग हैं जो बहुसंख्यक लोगों की तुलना में कम हों। तो बेल्जियम में किस भाषा के लोग ज़्यादा संख्या में हैं? तो वो हैं डच भाषा के लोग, यानी डच भाषा के लोग अधिक मात्रा में 59%। कितने प्रतिशत? 59% लोग डच भाषा के लोग हैं। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए उठाया गया कदम नहीं था? तो ये हम देखते हैं, चारों के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन दिए कि कौन सा कदम नहीं उठाया गया था। पहला पढ़ते हैं, क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियां दी गई। बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा है, सामुदायिक सरकार का प्रावधान किया गया, यानी सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। तीसरा है, सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की गई। ये नहीं है, यानी सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति नहीं की गई। और ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार का गठन किया गया। ये तीनों बातें ही सही हैं। और इसमें जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी, इसका सी आंसर है, जो कि इसमें टकराव को रोकने के लिए उठाया गया कदम नहीं था। तो ये आज की वर्कशीट है बच्चों। आशा करते हैं कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप भी इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और अच्छे से इनके क्वेश्चनों को और प्रश्नों के आंसर आप इन्हें दे पाएंगे। और आप सभी से आशा की जाती है कि इस अध्याय को अच्छे से पढ़ें, जो कि सत्ता में साझेदारी से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।